Okay, so hello everyone, welcome to the 10th lecture of Design of Sphere, and in today's class I am going to discuss a splicing of reinforcement. a splicing of reinforcement. So आज की क्लास है जो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि आपका माइंड में क्वेश्चन आएगा कि स्प्लाइसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट की ज़रूरत क्या है ना, इसकी नीड क्या है, क्यों हम स्प्लाइसिंग रेनफोर्समेंट का करेंगे, है ना। स्प्लाइसिंग मीन सिंपल सेंटेंस में देखा जाए तो दो रेनफोर्समेंट को हमें क्या करना है, जोड़ना है। दो रेनफोर्समेंट को क्या करना है, हमें जोड़ना है। इसी को क्या बोलेंगे, स्प्लाइसिंग बोलेंगे। ठीक है। सो स्प्लाइसिंग एसेंशियल ड्यू टू टू रीजन्स। स्प्लाइसिंग का जो मेन रीजन है, यही दो रीजन हो सकता है ना। फर्स्ट, टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एट साइट, है ना। कंस्ट्रक्शन का क्या रिक्वायरमेंट है साइट पे, उसको फुलफिल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्प्लाइसिंग करेंगे, है ना। हो सकता है कहीं पे लेंथ की ज़रूरत, जितना लेंथ हमें चाहिए रेनफोर्समेंट का उतना लेंथ अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दो रेनफोर्समेंट को क्या करेंगे, इस तरह से ओवरलैप करा के इसको स्प्लाइस कर देंगे। इसको क्या कर देंगे, ओवरलैप करा के इसको क्या करेंगे, स्प्लाइस कर देंगे, है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग बोलते हैं। सेकंड थिंग क्या हो सकता है, ड्यू टू नॉन एबिलिटी ऑफ बार ऑफ डिजायर लेंथ। नॉन एबिलिटी ऑफ बार ऑफ डिजायर लेंथ, सपोज कीजिए कि आपको तो पता है कि रेनफोर्समेंट का जो मैक्सिमम लेंथ अवेलेबल होता है वो 12 मीटर का होता है। कितना होता है, 12 मीटर का होता है। लेकिन सपोज कीजिए कि कोई आप बीम का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या कॉलम का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जो 15 मीटर का है। कितना है, 15 मीटर का है, 15 मीटर का है, 15 मीटर का है। जबकि रेनफोर्समेंट का मैक्सिमम साइज कितना अवेलेबल है, 12 मीटर। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको एटलीस्ट दो रेनफोर्समेंट को स्प्लाइस करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसका स्ट्रक्चर का साइज है जो क्या है, रेनफोर्समेंट से बड़ा है। रेनफोर्समेंट से क्या है, बड़ा है। तो आपको क्या करना है, रेनफोर्समेंट तो थ्रू आउट प्रोवाइड करना है ना। मान लेते हैं कि यही आपने बीम बनाया, इसका लेंथ है जो 15 मीटर है और आपके पास जो रेनफोर्समेंट है वो 12 मीटर का ही है। तो आप क्या करेंगे, एक इस तरह से देंगे, दूसरा क्या करेंगे, यहाँ से अभी 3 मीटर और प्रोवाइड करना है ना। तो उसके बाद क्या करेंगे, 4 मीटर का एक रेनफोर्समेंट लेंगे और उसके बाद इस दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है ना। इस तरह से एक क्या हो जाएगा, स्प्लाइसिंग हो जाएगा। इसी को क्या बोल दिए, स्प्लाइसिंग बोल दिए, है ना। तो यही बोलता है कि टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एट साइट, है ना। स्प्लाइसिंग क्यों करते हैं उसका रीजन मैं दे रहा हूँ, टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एट साइट। एंड सेकेंड थिंग इज ड्यू टू नॉन एबिलिटी ऑफ बार्स ऑफ डिजायर लेंथ। ऑफ डिजायर लेंथ, जितना हमें लेंथ का चाहिए, अगर उस पार्टिकुलर लेंथ का वार अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, दो रेनफोर्समेंट को स्प्लाइस कर देंगे। दो रेनफोर्समेंट को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, स्प्लाइस कर देंगे। अब ये अलग बात है, अलग स्टोरी है कि हम कैसे जोड़ेंगे, है ना। क्या हम वेल्डिंग करेंगे, क्या हम वायरिंग करेंगे, है ना, उसका अलग प्रोसेस है, उसको हम डिटेल में भी देखने वाले हैं। तो ओवरऑल ये क्लास है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है ना। तो इसको हम अच्छे से डील करेंगे। चलिए, सो पर्पस ऑफ स्प्लाइसिंग, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्प्लाइसिंग, क्या है पर्पस आपका। अगर स्प्लाइसिंग आप करते हैं तो कौन सा रिक्वायरमेंट है जो आप फुलफिल कर पाएंगे, कौन सा ऐसी रिक्वायरमेंट है जिसको आप फुलफिल कर पाएंगे। So purpose of splicing is, the main purpose of splicing is to transfer effectively, comma, the axial force from the terminating bar to the commencing bar with the same line of action. What does it mean? इसका मतलब क्या हुआ। सपोज कीजिए कि एक रेनफोर्समेंट आपका, इसको मैं रफ करता हूँ, पहले जो भी मैंने आपको समझाया है। नाउ केयरफुली सुनिए, हमें क्या करना है, कहता है द मेन पर्पस ऑफ स्प्लाइसिंग इज टू ट्रांसफर इफेक्टिवली द एक्सियल फोर्स फ्रॉम टर्मिनेटिंग बार। सपोज कि अभी मैंने एग्जांपल दिया कि कोई बीम का अपने कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जो आप कितना मीटर का है, 15 मीटर का है, ये 15 मीटर का है। तो आपको 15 मीटर रेनफोर्समेंट भी देना पड़ेगा, है कि नहीं। लेकिन मैक्सिमम लेंथ तो अवेलेबल कितना है, 12 मीटर। तो आप ऐसा कर सकते हैं, कि 12 मीटर का एक रेनफोर्समेंट दे दिया आपने, है ना। उसके बाद क्या किया कि 4 मीटर का एक रेनफोर्समेंट और लाया, है ना। उसके बाद है जो इसको यहाँ से यहाँ तक
यहाँ से यहाँ तक आपने प्रोवाइड कर दिया। तो ये जो लेंथ हो गया क्या हो गया, स्प्लाइसिंग लेंथ हो गया। ये लेंथ क्या हो गया, स्प्लाइसिंग लेंथ हो गया या ओवरलैप लेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट बार है यहाँ पे क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, मतलब इंड हो रहा है। टर्मिनेटिंग बार मीन्स इंड हो रहा है। ये जो फर्स्ट रेनफोर्समेंट 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो फर्स्ट कहाँ पे इंड हो रहा है, यहाँ पे इंड हो रहा है ना, यहाँ पे इंड हो रहा है, ठीक है। तो ये इस रेनफोर्समेंट को बोले टर्मिनेटिंग बार, इसको क्या बोल दिए, टर्मिनेटिंग बार। एंड सेकेंड वन कमिंसिंग बार, यहाँ के बाद क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, यहाँ के बाद है जो नया रेनफोर्समेंट स्टार्ट हो रहा है, तो इसको बोल दिए कमिंसिंग बार। इसको क्या बोल दिए, कमिंसिंग बार। कमिंसिंग बार है ना, कमिंसिंग मीन स्टार्ट होना और टर्मिनेटिंग मीन्स एंड होना। ये हो गया टर्मिनेटिंग बार, है ना। एक एंड होगा तभी तो दूसरा स्टार्ट होगा। चलिए फिगर में देखने की कोशिश कीजिए। एक रेनफोर्समेंट ए है, दूसरा रेनफोर्समेंट ए है। ए है जो इधर से आ रहा है ना, ए है जो इधर से आ रहा है, तो इसको क्या बोल दिए, टर्मिनेटिंग बार। अब क्या करेंगे, दूसरा हमको स्प्लाइस करना है, इस तरह से दूसरा क्या करना है, स्प्लाइस करना है, ठीक है। तो ए क्या हो गया, ए हो गया आपका कमिंसिंग बार, ये हो गया ग्रीन वाला टर्मिनेटिंग बार, है ना। तो इस तरह से क्या हो गया, स्प्लाइस कर देंगे इस तरह से, है ना। नहीं, ये जो जितना स्प्लाइसिंग के इसी को क्या बोल रहे हैं, ओवरलैप लेंथ बोल रहे हैं, है ना। इसको क्या बोल रहे हैं, ओवरलैप लेंथ बोल रहे हैं। तो अब क्लियर होगा। तो हमें क्या करना है, इस तरह से स्प्लाइसिंग करना है कि जो भी फोर्स का ट्रांसफर हो इफेक्टिवली हो, है ना। फोर्स का ट्रांसफर में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। द मेन पर्पस ऑफ स्प्लाइसिंग इज टू ट्रांसफर इफेक्टिवली द एक्सियल फोर्स फ्रॉम द टर्मिनेटिंग बार टू द कमिंसिंग बार विद द सेम लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। अभी लाइन ऑफ एक्शन को सेम कैसे करेंगे उसका अलग स्टोरी है ना। उसको मैं बताऊंगा अभी कि लाइन ऑफ एक्शन को सेम कैसे रखा जाता है। एक्चुअली बार को क्या करते हैं, बेंड कर देते हैं। जहाँ पे जिस पोजीशन पे हमें स्प्लाइस करना होता है वहाँ पे इस तरह से बेंड करते हैं कि लाइन ऑफ एक्शन क्या रहे, दोनों में सेम रहे। यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए ऐसा दिखा दिया है ना, लेकिन ऐसे स्प्लाइसिंग करते नहीं, है ना। लाइन ऑफ एक्शन को क्या रखना होता है, सेम रखना होता है। तो अभी देखते हैं उसको डिटेल में, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो केयरफुली पेशेंटली है जो आप पूरे क्लास को आप सुनिए। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे स्टोरी है जो क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए ए बार ए है ना, और ए बार बी है। दो बार यहाँ पे हमने कंसीडर किया है, हमने यहाँ पे दो बार को कंसीडर किया है, बार ए और बार बी। हमें क्या करना है, दोनों को स्प्लाइस करना है। तो ये हमारा क्या हो गया, ए लेंथ यहाँ से स्प्लाइस कर दी, ए लेंथ क्या हो गया, स्प्लाइसिंग लेंथ हो गया, है ना। या फिर लैप लेंथ बोल रहे हैं इसको क्या बोल दें, एल को लैप लेंथ बोल दें। लैप लेंथ बोले या स्प्लाइसिंग लेंथ बोले, है ना। अब देखिए, अब लाइन ऑफ एक्शन सेम है कि नहीं। देखिए यहाँ से यहाँ पे फोर्स कट मान लेते हैं, ए पी था, लाइन ऑफ एक्शन फोर्स पी ए था, यहाँ पे ए है। अब हम क्या किए, यहाँ पे एक एंगल से इसको मूव कर देते हैं, इसको एंगल से क्या करते हैं, फोल्ड कर देते हैं, है ना। यहाँ पे एक एंगल से इसको क्या करते हैं, मोड़ देते हैं, है ना। तो एंगल से मोड़ने से क्या हुआ कि लाइन ऑफ एक्शन अब देखिए चेंजिंग नहीं हुआ। जो लाइन ऑफ एक्शन ये क्या है हमारा, यही लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन, है ना। तो ये लाइन ऑफ एक्शन देखिए कंटिन्यूअस है ना। यहाँ भी सीजी से पास कर रहा है, रेनफोर्समेंट के सीजी से पास कर रहा है। ये क्या है, इस पॉइंट पे रेनफोर्समेंट के सीजी से पास कर रहा है, यहाँ भी रेनफोर्समेंट के सीजी से पास कर रहा है। तो लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है। थ्रू आउट द लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है ना। यही इस लाइन का मतलब है। कहता है द मेन पर्पस ऑफ स्प्लाइसिंग टू ट्रांसफर इफेक्टिवली द एक्सियल फोर्स फ्रॉम द टर्मिनेटिंग बार। ए आपका क्या है, ए बार है टर्मिनेटिंग बार। देखिए ए बार को क्या बोल रहे हैं, टर्मिनेटिंग बार। टर्मिनेटिंग बार है ना, कौन सा है, ए कौन सा बार है, बार ए। और ए क्या है, देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इसको बोल देते हैं कमिंसिंग बार। कमिंस में से स्टार्ट होना, कमिंसिंग बार, है ना। ये कौन सा बार है, बार बी है। तो अब क्लियर कंसेप्ट है पूरा, ठीक है। और लाइन ऑफ एक्शन थ्रू आउट क्या है, सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है कि आईएस कोड रिकमेंडेशन फॉर स्प्लाइसिंग, है ना। अब आईएस कोड बहुत सारा रिकमेंडेशन अपना दे रखा है
स्प्लाइसिंग के लिए, उसको हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 है जो डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपका एग्जाम में यहाँ से मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, खास करके इंजीनियरिंग सर्विस वगैरह में, एसएससी जेईई वगैरह में है जो, यहाँ से छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आता है। तो 1 बाय 1 करके देखेंगे, समझ के पढ़ेंगे, तब ये ड्यूरेबल होगा आपका माइंड में। फर्स्ट, लैप स्प्लाइस शैल नॉट बी यूज फॉर फाई ग्रेटर देन 36 mm। फर्स्ट क्वेश्चन तो यहीं पे आ गया है ना। मतलब लैप स्प्लाइसिंग कहाँ पे यूज, कब तक यूज करेंगे, जब आपका जो डायमीटर है रेनफोर्समेंट का वो 36 mm तक है ना। 36 mm से ज़्यादा होते हैं क्या करेंगे, लैप स्प्लाइसिंग नहीं करते हैं। फिर क्या करते हैं, उसका प्रोसेस अलग है, आगे देखेंगे है ना। लैप स्प्लाइसिंग नहीं करेंगे है ना, वहाँ पे कुछ और करेंगे, बिल्डिंग वगैरह ये सब करते हैं, ठीक है। सो लैप स्प्लाइस शैल नॉट बी यूज्ड, लैप स्प्लाइस शैल नॉट बी यूज्ड फॉर फाई ग्रेटर देन 36 mm। इसका मतलब क्या हुआ कि अप टू 36 mm यदि रहेगा डायमीटर ऑफ बार तो हम लैप स्प्लाइसिंग करेंगे, लेकिन 36 mm से ज़्यादा जैसे ही हो जाएगा डायमीटर तो हम लैप स्प्लाइसिंग नहीं करेंगे है ना, लैप स्प्लाइसिंग नहीं करेंगे। इसका एग्जैक्ट मीनिंग यही है। सो लैप स्प्लाइस शैल नॉट बी यूज्ड फॉर फाई ग्रेटर देन 36 mm। फर्स्ट लाइन क्लियर है, आगे देखते हैं सेकेंड लाइन। फॉर फाई ग्रेटर देन 36 mm है ना। तो आपका दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सर जब फाई मतलब डायमीटर ऑफ बार, यदि रेनफोर्समेंट का जो डायमीटर है वो 36 mm से ज़्यादा होगा तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे है ना। तो फॉर फाई ग्रेटर देन 36 mm वेल्डिंग इज एडॉप्टेड। क्या करते हैं, वेल्डिंग इज एडॉप्टेड, क्या करेंगे, वेल्ड करेंगे। बट इफ ड्यू टू एनी प्रैक्टिकल रीजन, अगर किसी प्रैक्टिकल रीजन के कारण है ना, वेल्डिंग इज नॉट पॉसिबल, सपोज कीजिए कि वहाँ पे आप वेल्डिंग नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे तो 36 mm से ज़्यादा होते हैं क्या करेंगे, वेल्डिंग प्रीफर करेंगे है ना। लेकिन यदि वेल्डिंग नहीं कर पा रहे हैं किसी प्रैक्टिकल पर्पज़ के कारण, हो सकता है कि वहाँ पे जो वेल्डिंग का इलेक्ट्रोड है वो वहाँ पे नहीं आप पहुँच पा रहा है ना, या फिर और भी कोई दूसरा साइट कंडीशन ऐसा बन जाए जिसके कारण आप वेल्डिंग नहीं कर पा रहे हैं, तब क्या करेंगे, देन लैपिंग शैल बी डन, तब लैपिंग आप करेंगे, शैल बी डन विथ ए बायर ऑफ मिनिमम डायमीटर 6 mm एंड मैक्सिमम पिच 100 mm। तब क्या करेंगे, आपको बायर लेकर क्या करेंगे, दोनों रेनफोर्समेंट को क्या करेंगे, आप बाइंड करेंगे है ना, दोनों रेनफोर्समेंट को क्या करेंगे, बाइंड करेंगे। बट उसके अंदर प्रोविजन ये दिया गया है कि जो भी आप वायर यूज कर रहे हैं रेनफोर्समेंट को बांधने के लिए, उस वायर का जो आपका मिनिमम डायमीटर होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 6 mm होना चाहिए, और जो पिच होना चाहिए मैक्सिमम पिच वो 100 mm होना चाहिए। अभी पिच किसको बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए है ना। जैसे देखिए एक रेनफोर्समेंट ए है ना, इसको ए बोल देते हैं, दूसरा रेनफोर्समेंट ए है, इसको बी बोल देते हैं है ना। यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं कि इसका जो फाई है ग्रेटर देन 36 mm है, कितना है, ग्रेटर देन 36 mm है इसका फाई, ठीक है। अब हम यहाँ पे बिल्डिंग नहीं कर, यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिल्डिंग करेंगे, लेकिन किसी कारणवश हम बिल्डिंग नहीं कर पा रहे हैं, एज्यूम करके चलिए कि किसी कारणवश हम बिल्डिंग नहीं कर पा रहे हैं, तब क्या करते हैं, लैप स्प्लाइसिंग करते हैं, किसके हेल्प से, वायर के हेल्प से है ना, वायर के हेल्प से। तो यहाँ पे वायर, लेकिन जो वायर यूज कर रहे हैं उसका डायमीटर कितना होना चाहिए, उसका जैसे इस वायर का जो डायमीटर होना चाहिए, फाई जो होना चाहिए आपका क्या होना चाहिए, फाई जो होना चाहिए मिनिमम कितना होना चाहिए, 6 mm। मतलब फाई मिनिमम कितना होगा, 6 mm होगा, मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए, फाई शुड नॉट बी लेस देन 6 mm। इसका मतलब यही हुआ ना, फाई शुड नॉट बी लेस देन 6 mm, 6 mm से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब मिनिमम 6 mm तो होना ही चाहिए, मिनिमम 6 mm होना ही चाहिए, एक बात ये याद रखना। सेकंड थिंग पिच क्या होता है, दो स्पाइरल के बीच का डिस्टेंस होता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक डिस्टेंस ए ले लीजिए, एक डिस्टेंस ए ले लीजिए, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, पिच बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, पिच बोल रहे हैं है ना। इसको पिच बोल रहे हैं। तो कहता है कि पिच क्या होना चाहिए, मैक्सिमम पिच इज इतना, मतलब इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, पिच शुड नॉट बी ग्रेटर देन 100 mm, पिच शुड नॉट बी ग्रेटर देन 100 mm। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ओवरऑल कंक्लूजन निकाला जाए तो क्या हो गया, मतलब जो फाइव मिनिमम होगा, याद रखना फाइव मिनिमम होगा जो 6 mm होगा, एंड पिच का वैल्यू जो मैक्सिमम होगा वो कितना होगा, 100 mm होगा। इसका मतलब यही हुआ ना, है ना। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया है इतना। चलिए, मतलब मिनिमम डाया कितना यूज करेंगे, 6 mm का। पिच का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, मतलब दो जो ये लूप बन रहा है इस तरह से है ना, ये जो लूप इस तरह से बाइंड करेंगे तो क्या होगा, एक लूप का क्रिएशन होगा, ठीक है। तो ये दो मतलब इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्ट बोलते हैं, इसको क्रिस्ट बोलते हैं। इसको इस तरह से जब होता है
इस तरह से जब, एक मिनट वेट, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्ट बोलते हैं ना, इसको क्रिस्ट बोलते हैं, और इसको ट्रफ बोलते हैं। ठीक है, तो दो क्रिस्ट के बीच की दूरी को हम क्या बोल रहे हैं, दो क्रिस्ट या दो ट्रफ। इसको इसके बीच का भी ले सकते हैं, है ना, इसी को पिच बोल रहे हैं। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए क्या होना चाहिए, मैक्सिमम 100 mm होना चाहिए, और जो वायर यूज करें उसका डायमीटर 6 mm होना चाहिए। दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं। थर्ड वन इज द अप्लाइड मोमेंट एट लोकेशन ऑफ स्प्लाई शुड नॉट बी मोर देन 50% ऑफ द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पे आपने स्प्लाइसिंग किया है, जिस भी पॉइंट पे आपने स्प्लाइसिंग किया है, सपोज कीजिए एक पॉइंट, एक वायर ए है, दूसरा वायर ए है, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, स्प्लाइसिंग किया है। तो जहां पे आप स्प्लाइसिंग किए हैं वहां पे आपका जो मोमेंट का, मैक्सिमम मोमेंट का, अप्लाइड मोमेंट का जो वैल्यू होना चाहिए वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। सपोज कीजिए कि आपका बीम का जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो 100 किलो न्यूटन है, 100 किलो न्यूटन है ना। तो जिस भी सेक्शन पे आप स्प्लाइसिंग कर रहे हैं वहां पे मोमेंट, अप्लाइड मोमेंट का वैल्यू 50 किलो न्यूटन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर अभी भी नहीं समझ में आया है तो और अच्छी बात है, अभी देखते हैं फिगर से क्लियर हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि इस पार्टिकुलर सेक्शन पे, यही पे लैप किया ना, तो इस पार्टिकुलर सेक्शन पे आपका जो अप्लाइड मोमेंट होना चाहिए, जो अप्लाइड मोमेंट होना चाहिए, एम अप्लाइड बोल दूं इसको, एम अप्लाइड होना चाहिए, वो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 50%। 50% में हाफ, है ना, हाफ ऑफ द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सेक्शन, है ना, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सेक्शन। ये आपका कोड का कंडीशन है। ऑब्वियस सी बात है कि जहां पे आप स्प्लाइसिंग कर रहे हैं वो सेक्शन क्या हो जा रहा है, वीक हो जा रहा है, वीक हो जा रहा है ना। तो हमारा कोशिश ये रहना चाहिए कि, कोशिश ये होना चाहिए कि हम उस सेक्शन पे स्प्लाइसिंग करें जहां पे अप्लाइड मोमेंट का वैल्यू सबसे कम आ रहा है, जहां पे अप्लाइड मोमेंट का वैल्यू सबसे कम आ रहा है ना। और भी देखते हैं एग्जाम्पल से क्लियर होगा। जैसे देखिए, सपोज कीजिए कि यहाँ पे देखिए कहता है एक्स एक्सिस पे क्या दिखाया गया, एक्स एक्सिस पे डिफरेंट सेक्शन का मोमेंट दिखाया गया, डिफरेंट सेक्शन का मोमेंट दिखाया गया, है ना। ये आपका मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन है, किसी भी बीम का मैक्सिमम मोमेंट रेजिस्टिंग सेक्शन है जो ए दिखाया गया, मैक्सिमम मोमेंट रेजिस्टिंग है जो ए है, किसी भी बीम का जो मैक्सिमम मोमेंट है जो रेजिस्टिंग है कितना है, ए दिखाया गया, इस ग्राफ से दिखाया गया, है ना। अब देखिए ए सब क्या है, ये सब है जो अलग अलग सेक्शन पे अप्लाइड मोमेंट का वैल्यू है, अलग अलग सेक्शन पे ये सब क्या है, अप्लाइड मोमेंट का वैल्यू है ना, अलग अलग सेक्शन पे अप्लाइड मोमेंट का वैल्यू है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि किस पार्टिकुलर केस में आप स्प्लाइसिंग करेंगे, है ना। तो देखिए फर्स्ट केस में देखिए, ए केस में देखिए, यहाँ पर जो मोमेंट का वैल्यू आ रहा है एम यू एक्स, है ना, यहाँ पर जो मोमेंट का वैल्यू आ रहा है वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के 50% से ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि 50% वाला लाइन तो ये रहा, ये लाइन कितना है, 50% है ना, ये लाइन आपका 50% वाला है ना। मतलब इसके ऊपर जैसे ही जाएगा तो ये 50% से ज़्यादा होगा, इसके नीचे 50% से कम हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ, 50% हुआ। तो आपसे पूछ रहा है किस केस में, ए बी सी से किस केस में हम स्प्लाइसिंग करेंगे, है ना। तो देखिए क्या ए में करेंगे, क्या ए में नहीं करेंगे, ए के केस में नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ए के केस में मोमेंट का जो वैल्यू है वो 50% से ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा है, यानी यहाँ पे स्प्लाइसिंग हम नहीं करेंगे। बी में करेंगे क्या, बी में करेंगे, है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 50% से ज़्यादा नहीं है ना, 50% अप टू मतलब 50% तक ही है, कहाँ तक है, 50% तक ही है, तो इस केस में करेंगे। सी में ये 50% से कम है तो इसमें तो करेंगे ही, है ना। मतलब सिर्फ बी और सी के केस में क्या करेंगे, स्प्लाइसिंग करेंगे, है ना। स्प्लाइस कैन नॉट बी गिवन इन केस ए, केस ए में नहीं करेंगे स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसेस कैन बी गिवन इन केस बी एंड केस सी। नाउ अब इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज कीजिए कि आपका एक बीम है, एक क्या है, बीम है। काफी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं।
ये आपका बीम है, यहाँ पे यूडीएल मान लेते हैं कि डब्लू है। ये सब जो केस है जनरली मतलब लोग छोड़ देते हैं, है ना, लेकिन यहाँ से आपका क्वेश्चन बहुत आता है, क्योंकि थोड़ा कंसेप्चुअल है, समझना थोड़ा सा हार्ड होता है, बट काफ़ी इजी वे में इसको समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो कैसा बनेगा बताइए, अगर बीएमडी इसका बनाएं तो कैसा बनेगा, बीएमडी कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा बीएमडी, है ना। इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं। अब बताइए मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, है ना, ए है मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इतना ही रेजिस्ट कर सकता है मैक्सिमम, ठीक है, ये मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है ना। अब एक ऐसा पार्टिकुलर सेक्शन हम चूज करते हैं बीम में, एक ऐसा पार्टिकुलर सेक्शन चूज कर रहे हैं जहां पे जो मोमेंट अप्लाइड मोमेंट का वैल्यू है वो मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैपेसिटी से क्या है, कम है, या 50% है, 50% है या 50% से कम है। हम मान लेते हैं, चलिए इसको मैं अलग कलर से दिखाता हूं, ये मान लेते हैं ये जो पार्टिकुलर सेक्शन है, ये जो पार्टिकुलर सेक्शन है 1-1 इसको बोल देते हैं, है ना, इसको 1-1 बोल दूं, इसको 2-2 बोल दूं, और इसको मैं XX बोल देता हूं, इसको मैं XS बोल देता हूं, ठीक है। यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो कितना है, 50% है इस पार्टिकुलर सेक्शन पे, इस पार्टिकुलर सेक्शन पे जो मोमेंट का वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 50% आ रहा है ना, 50% आ रहा है, 50% ऑफ MOR। और ये क्या है, ए वाला सेक्शन, ये मैक्सिमम MOR है इस बीम का, मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर भी 50% आ रहा है, इस पार्टिकुलर सेक्शन पे भी कितना है, 50% ऑफ MOR, मैक्सिमम मोमेंट रेजिस्टेंस सेक्शन, है ना, सेक्शन का जो मैक्सिमम मोमेंट रेजिस्टिंग पावर है उसका 50% आ रहा है। अब आपसे हम पूछ रहे हैं कि किस पार्टिकुलर सेक्शन में आप स्प्लाइसिंग करेंगे, क्या हम इसको नाम दे देता हूं, चलो A B C D E, है ना। तो आप B C और C D में स्प्लाइसिंग नहीं करेंगे क्योंकि इधर मोमेंट का वैल्यू क्या है, मोर देन 50% है ना, लेकिन डी में भी करेंगे स्प्लाइसिंग और ए बी में भी करेंगे क्योंकि इस पार्टिकुलर सेक्शन में क्या है, मोमेंट का वैल्यू कम है ना। चलिए और इजी वे में समझाता हूँ, यानी इस पार्ट में हम स्प्लाइसिंग करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्प्लाइसिंग करेंगे। अगर हमको स्प्लाइसिंग करना होगा तो हम इसी पार्ट में करेंगे, है ना, इस पार्ट में करेंगे, ठीक है। इधर कहाँ करेंगे, यहाँ पे करेंगे, इधर हम इस पार्ट में करेंगे, नहीं इस पार्ट में करेंगे। एकदम क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए आपका, है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब हम क्या लिखेंगे, रीजन ऑफ स्प्लाइसिंग, इसको क्या लिखें बताइए, रीजन ऑफ स्प्लाइसिंग, मतलब इस रीजन में स्प्लाइसिंग करेंगे। ये भी है, ये भी रीजन ऑफ स्प्लाइसिंग है ना। कहने का मतलब है कि जब रेनफोर्समेंट को आपको जोड़ना होगा, सपोज कीजिए ये आपका मेन बार है, ये आपका मेन बार है ना, तो आपको स्प्लाइसिंग जब करना होगा तो आपको इसी रीजन में करना होगा। कलर में चेंज कर दूं, यस, यहाँ पे आपको स्प्लाइसिंग करना होगा। अब समझ में आ गया, ये क्या हो गया, स्प्लाइसिंग हो गया, ए पार्ट है ना, ये लैप लेंथ हो गया। तो अब क्लियर है, ये आपका स्प्लाइसिंग हो गया, यहाँ पे ए हो गया, है ना। अब तो क्लियर है एग्जैक्टली, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 50% से कम मोमेंट आ रहा है तो हम जब भी स्प्लाइसिंग करेंगे तो कब करेंगे, ए बी सेक्शन में करेंगे और डी में करेंगे, बी से लेके ई तक नहीं करेंगे, बी से ई तक नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे मोमेंट का वैल्यू क्या है, इस रीजन में मोमेंट का वैल्यू क्या है आपका, मोर देन 50% है, मोर देन 50% है, इसीलिए यहाँ कभी भी हम स्प्लाइसिंग नहीं करेंगे, है ना। इससे ज़्यादा बेटर तरीका से आपको नहीं समझाया जा सकता। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट वन कहता है नो मोर देन 50% ऑफ द बार should be spliced at the same location because it creates a very big section. What does it means? इसका मतलब क्या हुआ,
कहता है नो मोर देन 50%। आईएस कोड का रिकमेंडेशन का नेक्स्ट पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ। नो मोर देन 50% ऑफ द बार शुड बी स्प्लाइस्ड एट द सेम लोकेशन। इसका मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि किसी एक पार्टिकुलर लोकेशन पे सपोज कीजिए कि आपका 4 बार आया है। कितना है? एक पार्टिकुलर सेक्शन में कितना है? 4 बार आया है। कितना आया? 4 बार आया है ना। तो 4 बार में से आप क्या करेंगे? 50% कितना बार हुआ? 2 बार हुआ। 50% कितना हुआ? 2 बार हुआ। मतलब यदि 4 बार किसी पार्टिकुलर सेक्शन पे आया है, 1 2 3 4, है ना, तो इसका 50% कितना हुआ? 2 हुआ। मतलब 2 बार को ही स्प्लाइस करेंगे, 2 बार को ही क्या करेंगे? स्प्लाइस करेंगे, है ना। सपोज कीजिए कि एक है जो इसको स्प्लाइस कर देते हैं, तो फिर क्या करेंगे? एक को छोड़ के फिर इसको स्प्लाइस कर देते हैं, है ना। तो 50% से ज़्यादा स्प्लाइसिंग नहीं बोल रहा है ना, 50% से ज़्यादा स्प्लाइसिंग नहीं बोल रहा। ठीक है। अगर सपोज कीजिए 2 बार आया, सपोज कीजिए 2 ही बार आया, किसी पार्टिकुलर लोकेशन पे 2 ही बार आया, है ना। एक बार इधर से आया और एक बार इधर से आया, है ना। एक बार ए आया, दूसरा बार ए आया। अब हमको स्प्लाइसिंग करना है तो किसी एक बार को ही स्प्लाइस करेंगे, सिर्फ इसको स्प्लाइस करेंगे, है ना, क्योंकि 50% से ज़्यादा कर ही नहीं सकते, है ना। अच्छा, अब आपके मन में डाउट होगा कि सर ठीक है, तो 3 बार आया तब क्या करेंगे? सपोज कि 1 2 3 बार आया, अब क्या करेंगे, है ना। अब इसमें 2 तो कर नहीं सकते, भावनाओं में भाग के 2 तो कर नहीं सकते, क्योंकि 3 में से अगर 2 कर दिए तो मोर देन 50% हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा? मतलब एक ही बार करेंगे। इस केस में हम कितना स्प्लाइस करेंगे? सिर्फ एक बार करेंगे, है ना। तो चीज़ों को समझिए सही से, सिर्फ कितना करेंगे? एक बार करेंगे, क्योंकि कोड का रिकमेंडेशन है नो मोर देन 50% ऑफ द बार should be spliced at the same location because it creates weaker section, very weaker section। क्लियर है? तो 2 रहेगा तो 1 करेंगे, 3 बार रहेगा तो भी 1 करेंगे, 4 रहेगा तो कितना करेंगे? 2 करेंगे, है ना। एक पार्टिकुलर लोकेशन पे, है ना। आगे दूसरा सेक्शन पे हम कर सकते हैं, है ना, लेकिन एक पार्टिकुलर लोकेशन में कितना करेंगे? 50% से ज़्यादा नहीं करेंगे। इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये है। चलिए, हमारा मेन लक्ष्य यही है कि आपको हम कोड का एक एक चीज़ को सही से समझा सकें, क्योंकि सारा है जो आपका क्वेश्चन बन के एग्जाम में आता है, और जब समझ के आप नहीं पढ़े रहेंगे तो हवा तक नहीं लगेगा कि पूछ क्या रहा है। नेक्स्ट वन द लैप लेंथ इन। अब हमें लैप लेंथ का वैल्यू कैलकुलेट करना है, लैप लेंथ का हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो अब देखते हैं कि किस किस पार्टिकुलर केस में हम कैसा लैप लेंथ कितना प्रोवाइड करेंगे, है ना। किस पार्टिकुलर केस में हम कितना लैप लेंथ प्रोवाइड करेंगे, ये भी क्या है? आईएस कोड का रिकमेंडेशन है, लेकिन इसको अच्छे से समझेंगे, काफ़ी डिटेल में देखेंगे, है ना। एक बार पढ़िए, काफ़ी डिटेल में पढ़िए ताकि दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। द लैप लेंथ इन फ्लेक्सर टेंशन, है ना। अब देखिए, कोई भी बीम क्या किस किस केस में हो सकता है? फ्लेक्सर टेंशन में हो सकता है ना, डायरेक्ट टेंशन में हो सकता है, या डायरेक्ट कंप्रेशन में हो सकता है ना, यही सब हो सकता है ना। तो फर्स्ट केस डिस्कस कर रहे हैं, लैप लेंथ जो एल का वैल्यू है किसमें? फ्लेक्सर टेंशन के केस में, फ्लेक्सर टेंशन के केस में, है ना। अब फ्लेक्सर टेंशन की बात करते हैं, पहले समझ लेते हैं फ्लेक्सर टेंशन बोलेंगे किसको। जैसे सपोज कीजिए यही एक बीम है, एक क्या है? एक बीम है ना। तो आप एक बात बताइए, इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, है ना, और इसको बी दे देता हूँ, इसमें कौन सा बीम फ्लेक्सर टेंशन में होगा, है ना। ऑब्वियसली बी बीम क्या होगा? फ्लेक्सर टेंशन में होगा, क्योंकि यहाँ पे जब लोडिंग हम करेंगे, जो लोडिंग लगाएंगे तो क्या होगा? एक कुछ इस तरह से बेंड, नीचे इस तरह से बेंड करेगा, इस तरह से क्या करेगा? बेंड करेगा। तो यहाँ पे इस बीम में जो टेंशन डेवलप होगा वो क्या होगा? फ्लेक्सर टेंशन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये बीम है जो कुछ इस तरह से बेंड करेगा, नहीं, कैंटिलीवर बीम है ना, तो कुछ इस तरह से बेंड करेगा, है ना। तो इस तरह से जब बेंड करेगा, कहने का मतलब है कुछ इस तरह से ही बेंड करेगा, तो ऊपर क्या होगा? इसका टेंशन होगा, ऊपर क्या होगा? टेंशन होगा, नीचे क्या होगा? कंप्रेशन होगा कैंटिलीवर बीम में, है ना। बट व्हाट अबाउट बीम ए बीम क्या होगा? ए बीम इसको नीचे खींचना चाहेगा, इस बीम के लोडिंग के कारण, बी बीम के लोडिंग के कारण इस बीम में लोड कैसे लगाएगा? बी बीम है जो इस पे लोडिंग कैसे लगाएगा? नीचे की ओर लगाएगा। कैसे लगाएगा? नीचे की ओर लगाएगा। तो इस बीम में क्या आएगा? टेंशन आएगा। ये क्या होगा? डायरेक्ट टेंशन में होगा, ये आपका डायरेक्ट टेंशन में होगा। जो बीम बी होगा वो डायरेक्ट टेंशन में होगा, है ना। जबकि बीम ए होगा जो डायरेक्ट टेंशन में होगा, बीम बी होगा जो फ्लेक्सर टेंशन में होगा। एक किस केस में होगा? फ्लेक्सर टेंशन में। फ्लेक्सर में बेंडिंग के कारण टेंशन डेवलप ड्यू टू बेंडिंग ऑफ बीम, है ना, टेंशन डेवलप ड्यू टू बेंडिंग ऑफ बीम। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं? बी बीम क्या हो रहा है? बेंड हो रहा है, नहीं, ऐसे देखिए, इस पे ऐसे लोडिंग लगा रहे हैं तो क्या होगा? इस तरह से क्या होगा? बेंड होगा।
जब ऐसे बेंड करेगा, ऐसे बेंड करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे आपको टॉप पोर्शन पे टेंशन डेवलप होगा और बॉटम पोर्शन पे कंप्रेशन डेवलप होगा, है ना। तो इस मतलब बेंडिंग के कारण जो टेंशन डेवलप हो रहा है उसी को क्या बोल रहे हैं, फ्लेक्सर टेंशन बोल रहे हैं, फ्लेक्सर टेंशन बोल रहे हैं। तो ये बीम बी हो गया जो किसके अंदर हो गया, फ्लेक्सर टेंशन में। फ्लेक्सर टेंशन में, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, टॉप पे आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे आप रेनफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड कर रहे होंगे बताइए, अगर क्रॉस सेक्शन बनाए तो टॉप पे कर रहे होंगे, टॉप पे कर रहे होंगे, है। इस बीम में क्या होगा, ये तो डायरेक्ट टेंशन में है, ये क्या होगा, डायरेक्ट टेंशन में होगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि लैप लेंथ है जो डिपेंड करेगा कि बीम हमारा किस सिचुएशन में है, फ्लेक्सर टेंशन में है, डायरेक्ट टेंशन में है ना। दूसरी बात कि अगर फ्लेक्सर टेंशन में भी है तो उसमें हुक और बेंड प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, या फिर स्ट्रेट लेंथ बार प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अगर फ्लेक्सर टेंशन में है तो हम बीम में हुक और बेंड प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर ओनली स्ट्रेट बार प्रोवाइड कर रहे हैं, इस बात पे भी डिपेंड करेगा। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस फ्लेक्सर टेंशन, लैप लेंथ इन फ्लेक्सर टेंशन विदाउट हुक एंड बेंड, विदाउट हुक एंड बेंड। व्हाट डज इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि आप सिर्फ स्ट्रेट बार प्रोवाइड करने, कोई हुक और बेंड प्रोवाइड नहीं करने, है ना। जैसे देखिए ये क्या है, स्ट्रेट बार है, ये क्या है, स्ट्रेट बार है। तो इस केस में बोलता है, इस केस में बोलता है कि आपका जो लैप लेंथ का वैल्यू होगा, लैप लेंथ का जो वैल्यू होगा, यही लैप लेंथ है, इसी को लैप लेंथ बोल रहे हैं ना, इसी को लैप लेंथ बोल रहे हैं। तो लैप लेंथ का जो वैल्यू होगा वो होगा मैक्सिमम ऑफ एल डी, मतलब डेवलपमेंट लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ जो निकालेंगे आप फार्मूला से, डेवलपमेंट लेंथ बढ़ा चुके हैं अच्छे से, एल डी और 35 और 35, है ना। मतलब एल डी और 35 में जो मैक्सिमम होगा वो क्या हो जाएगा, फ्लेक्सर टेंशन में लैप लेंथ का वैल्यू होगा, समझ गए। फाई क्या है, डायमीटर ऑफ दिस रेनफोर्समेंट, फाई क्या है, डायमीटर ऑफ दिस रेनफोर्समेंट। तो इस केस में लैप लेंथ का वैल्यू क्या हो गया, एल बराबर मैक्सिमम ऑफ एल डी और 35 है ना, ये दोनों में जो मैक्सिमम आएगा वो वैल्यू हो जाएगा। एक रिकमेंडेशन क्लियर हो गया। तो एक किसके लिए था, स्ट्रेट बार के लिए था, है ना, कोई भी हुक और बेंड नहीं दिए हैं। नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस क्या होगा आप समझ रहे हैं, है ना। तो सेकंड केस इन फ्लेक्सर टेंशन, फिर फ्लेक्सर टेंशन का ही केस है, लेकिन इस बार जो आपने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है वो क्या है, उसमें हुक प्रोवाइड किया है। क्या प्रोवाइड किया आपने, हुक प्रोवाइड किया है। हुक मीन्स यू टाइप, हुक मीन्स क्या होता है, यू टाइप, मैं पहले ही बता चुका हूँ, 180 डिग्री वाला, है ना। ये क्या है, 180 डिग्री बना रहा है ना ये, तो इसको हुक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हुक बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो इस बार का दो पोर्शन है, एक है जो स्ट्रेट पोर्शन है, एक पोर्शन क्या है, स्ट्रेट पोर्शन है। जैसे ए पोर्शन क्या है, स्ट्रेट पोर्शन है ना, यहाँ पे देखिए ए पोर्शन क्या है, इतना पोर्शन है जो क्या है, स्ट्रेट है, ए वाला पोर्शन क्या है, स्ट्रेट है। इसके बाद इसको क्या किए हैं, बेंड किए हैं, इसके बाद इसको क्या किए हैं, बेंड किए हैं, है ना। तो हुक के लिए अलग एंकरेज वैल्यू निकलता था, हुक के लिए एंकरेज वैल्यू अलग निकलता था, है ना, हुक के लिए अलग निकलता था, और स्ट्रेट लेंथ के लिए अलग वैल्यू निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, दोनों को एक साथ जोड़ेंगे, है ना। जैसे देखिए एंकरेज वैल्यू ऑफ हुक, एंकरेज वैल्यू ऑफ हुक प्लस स्ट्रेट लेंथ। अब स्ट्रेट लेंथ कितना होगा बताइए, स्ट्रेट लेंथ कहता है शुड नॉट बी लेस देन लार्जेस्ट ऑफ 200 और 15 ये अपने आप में याद रखना। मतलब मैक्सिमम स्ट्रेट लैप लेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेट लैप लेंथ जो होगा, मैक्सिमम स्ट्रेट लैप लेंथ का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो होगा मैक्सिमम ऑफ 200 mm और 15 तो ये तो स्ट्रेट लेंथ की बात रही, है ना, ठीक है। एंकरेज वैल्यू आप निकाल लेंगे क्योंकि 180 डिग्री एंगल है ना, 180 डिग्री एंगल है। तो एक के लिए कितना करते थे, 4/5, तो 180 के लिए कितना हो जाएगा, 16/5, 180 के लिए कितना हो जाएगा, 16/5, तो इसमें 16/5 और ऐड हो जाएगा, है ना, इसमें 16/5 एंकरेज वैल्यू में 16/5 और ऐड हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल जो वैल्यू ऐड करने के बाद, मतलब एंकरेज वैल्यू ऑफ हुक प्लस स्ट्रेट लेंथ दोनों को ऐड करने के बाद बोलता है कि शुड नॉट बी लेस देन लार्जेस्ट ऑफ एल डी और 35, शुड नॉट बी लेस देन लार्जेस्ट ऑफ एल डी और 35, है ना। मतलब ये जो वैल्यू आप जोड़ेंगे, ये जो वैल्यू आप सम करेंगे,
इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, इसका वैल्यू क्या होगा, शुड नॉट बी लेस देन, है ना, शुड नॉट बी लेस देन, मतलब क्या लेंगे, मैक्सिमम ऑफ LD और 35, मतलब इससे कम तो होना ही नहीं चाहिए, इससे कम होना ही नहीं चाहिए, है ना, इससे कम होना ही नहीं चाहिए, इसका एग्जैक्ट मीनिंग ए है। ठीक है, तो एंकरेज वैल्यू ऑफ हुक निकाल लेंगे, स्ट्रेट लेंथ निकाल लेंगे। एंकरेज वैल्यू ऑफ हुक तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं पिछला क्लास में। स्ट्रेट लेंथ का फॉर्मूला ये बता दिया, मैक्सिमम 200 mm और 15.5, है ना, ये दोनों में जो मैक्सिमम होगा वो वाला कंसिडर करेंगे। उसके बाद ये जो वैल्यू ऐड करने के बाद आएगा वो आपका LD और 35 से कम नहीं आना चाहिए, है ना। नाउ नेक्स्ट केस क्या हो सकता है, बताइए नेक्स्ट केस क्या हो सकता है, गेस कीजिए, है ना। लैप लेंथ इन फ्रैक्चर टेंशन व्हेन बेंड्स आर प्रोवाइडेड, जब हम बेंड प्रोवाइड करेंगे, है ना, बेंड में क्या होता था, 90 डिग्री एंगल बनता था, बेंड में क्या होता था, हुक में 180 डिग्री एंगल बनता है और बेंड में 90 डिग्री एंगल बनता है, इतना ही तो डिफरेंस था, है ना। तो इस केस में भी सेम फार्मूला लगेगा, है ना, एंकरेज वैल्यू ऑफ बेंड प्लस स्ट्रेट लेंथ। स्ट्रेट लेंथ के बारे में ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं, कितना होता है स्ट्रेट लेंथ, स्ट्रेट लैप लेंथ कितना होता है बताइए, मैक्सिमम ऑफ 200 mm और 15.5 ये दोनों में जो मैक्सिमम होगा वो वाला लेंगे। ठीक है, दूसरी बात कि 90 डिग्री के लिए बेंड कितना होता है बताइए, बेंड मतलब 90 डिग्री कितना होता है, 85 होता है ना। ठीक है, बट ये ऐड करने के बाद, ये दोनों को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आना चाहिए क्या होना चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन, शुड नॉट बी लेस देन के मतलब मैक्सिमम शुड नॉट बी लेस देन LD और 35। तो ये पहला, इसमें हुक और बेंड में डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ पे आपका एंकरेज वैल्यू चेंज कर जाएगा, वहाँ पे एंकरेज वैल्यू 16.5 था, लेकिन यहाँ पे एंकरेज वैल्यू क्या हो जाएगा, 8.5 हो जाएगा, है ना। अगर पिछला क्लास आप पढ़े हैं तभी आपको ये बात समझ में आएगा, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पेशेंटली है जो सारा क्लास मतलब देखिए, है ना, चीज़ों को रेगुलर वे में देखिए तब ज़्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट वन, लैप लेंथ इन डायरेक्ट टेंशन। अभी डायरेक्ट टेंशन क्या होता है मैं बता दिया, है ना, जैसे बीम ए था जो किस में था, डायरेक्ट टेंशन में था ना, बीम ए जो था अभी मैं डिस्कस किया वो डायरेक्ट टेंशन में था। सो लैप लेंथ इन डायरेक्ट टेंशन विदाउट हुक एंड बेंड, है ना, यहाँ पर भी 3 केस बन सकता है। फर्स्ट केस विदाउट हुक एंड बेंड, सेकंड केस विथ हुक, थर्ड केस विथ बेंड, यही बनेगा ना। चलिए तो 1 बाय 1 देख लेते हैं। फर्स्ट विदाउट हुक एंड बेंड मतलब सिर्फ स्ट्रेट बार प्रोवाइड कर रहे हैं, आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, स्ट्रेट बार प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इस केस में जब डायरेक्ट टेंशन का केस हो, यहाँ पे चेंज यहीं पे होगा, जब डायरेक्ट टेंशन का केस हो तब कितना हो जाएगा, पहला केस में फ्रैक्चर टेंशन में LD और 35 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका L इक्वल टू हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ 2LD और 35 क्लियर है कंसेप्ट, है ना। जब डायरेक्ट टेंशन केस में होगा तो 2LD और 35, है ना, इसमें से जो मैक्सिमम होगा वो वैल्यू हम लेंगे लैप लेंथ का। नाउ नेक्स्ट वन क्या होगा आपको पता है, लैप लेंथ इन डायरेक्ट टेंशन व्हेन हुक्स आर प्रोवाइडेड, फिगर से क्लियर हो जाएगा, यही फिगर बनेगा, व्हेन हुक्स आर प्रोवाइडेड। तो पिछला केस में जब फ्लेक्चर की बात करें तो यहाँ पे LD आ रहा था, लेकिन अब क्या हो जाएगा, 2LD हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, एंकरेज वैल्यू ऑफ हुक प्लस स्ट्रेट लेंथ, ये वैल्यू होना चाहिए, क्या होना चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन व्हाट, 2 टाइम्स ऑफ LD और 35। बहुत सिंपल है यार, अगर समझ कर पढ़ते हैं तो। ठीक है, और स्ट्रेट लेंथ तो आपको बता चुके हैं, स्ट्रेट लेंथ का वैल्यू क्या हो सकता है, मैक्सिमम ऑफ एक अच्छा स्टूडेंट का RCC का कोड और स्टील का कोड पूरा याद रहता है ना, तभी है जो अच्छा एग्जाम निकलता है। 15.5 वेरी गुड। नेक्स्ट वन लैप लेंथ इन डायरेक्ट टेंशन व्हेन बेंड्स आर प्रोवाइडेड, है ना, व्हेन बेंड्स आर प्रोवाइडेड क्या क्या, अब मतलब मैक्सिमम क्या क्या पॉसिबल केसेस हो सकता है ना, पूरा पॉसिबल केसेस पढ़ना है आपको। सो लैप लेंथ इन डायरेक्ट टेंशन, जब डायरेक्ट टेंशन के केस में होगा तो क्या होगा, है ना, व्हेन बेंड्स आर प्रोवाइडेड, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सिर्फ क्या चेंज होगा, एंकरेज वैल्यू चेंज होगा, ओनली एंकरेज वैल्यू चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे एंकरेज वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के लिए ये एंगल कितना बनता था, 90 डिग्री ना, तो 90 डिग्री के लिए होता था 85। सो एंकरेज वैल्यू ऑफ बेंड क्या हो जाएगा, एंकरेज वैल्यू ऑफ बेंड प्लस स्ट्रेट लेंथ, तो ये वैल्यू शुड नॉट बी लेस देन होना चाहिए किससे, 2LD और 35 और स्ट्रेट लेंथ तो आपको पता है,
क्या होता है, मैक्सिमम ऑफ 200 mm और 15 बहुत सिंपल है। नेक्स्ट वन, लैप लेंथ इन कंप्रेशन। अब देखिए कंप्रेशन के कुछ में केस में जो आपका कोड है साइलेंट हो जाता है, तो पूरी तरह से साइलेंट हो जाता है, तो मैं भी साइलेंट हो जाऊंगा, है ना। वो कभी नहीं बोलता कि इसमें हुक प्रोवाइड किए हैं या बेंड प्रोवाइड किए हैं, ऐसा कुछ नहीं बोलता, ऐसा कुछ भी वो नहीं बोलता है। हुक और बेंड के बारे में कुछ नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता, आपको रीजन में पहले बता चुका हूँ, क्योंकि कंप्रेशन के केस में हुक और बेंड का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है ना। कंप्रेशन के केस में हुक और बेंड का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे देखिए ये हुक है ना, अब इसको आप ऐसे प्रोवाइड करके इसको कंप्रेस कर रहे हैं, तो ये जो पोर्शन है इसका कोई मतलब है क्या, नहीं मतलब है ना। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। अभी देखो ये आपने हुक प्रोवाइड किया है, आप इस पर कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं, तो जो इफेक्टिव पोर्शन है सिर्फ ए वाला पोर्शन है ना। इस पोर्शन का कोई मतलब है क्या, है ना, इस पोर्शन का कोई मतलब नहीं है ना, ये ऐसे ही दे दिए। इसीलिए यहाँ पे हुक और बेंड का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रह जाता, ठीक है। इसलिए सिर्फ स्ट्रेट पोर्शन के लिए पढ़ेंगे, है ना। दूसरी बात कि रेनफोर्समेंट है जो कंप्रेशन में नहीं निकलता जल्दी, जबकि टेंशन में क्या होता है, खींचने का डर रहता है, बाहर है जो पुल आउट होने का एक डर बना हुआ रहता है ना। इसीलिए लैप लेंथ का मेन जो सिग्निफिकेंस है आपका टेंशन में है, कंप्रेशन में उतना सिग्निफिकेंस नहीं है। फिर भी यदि कंप्रेशन में बोले, कभी पूछे, है ना, तब उस केस में जो लैप लेंथ होता है, एल का जो वैल्यू होता है वो आपका लार्जेस्ट ऑफ, यही एल है, ये आपका क्या है, एल है। इस केस में जो आपका एल का वैल्यू होता है, वो होता है मैक्सिमम ऑफ, याद रखना है, मैक्सिमम ऑफ एल डी डेवलपमेंट लेंथ और 24 पाई है ना, और 24 पाई। ऐसा क्यों, कम का रीजन बता देता हूँ। क्योंकि आप दोनों तरफ से कंप्रेशन यदि लगाएंगे, और यदि ज़्यादा वैल्यू हो जाएगा तो कुछ इस तरह से इसको बेंड होने का डर रहता है, इसलिए टेंशन से कम वैल्यू लेते हैं, है ना। वहाँ पे टेंशन में 35 था, यहाँ पे 24 पाई है। आपको मैं बताया होगा स्टील स्ट्रक्चर में आप लोग पढ़े होंगे पिच में, है ना, क्या होता है 12 T और 200 mm विजिबल एज लेस बोलते थे ना, है ना, स्टील में। तो उसका भी रीजन क्या था, यही था, है ना। क्या होता है, बकल होने का डर रहता है, इस तरह से एक डर बना हुआ रहता है, इसीलिए कम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट वन अब देखिए कहता है कि द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन स्प्लाइसिंग शुड बी, greater than 1.3 times of L. This is very very important. 1.3 times of lap length, है ना। वेयर L क्या है, लैप लेंथ है। जैसे देखिए यहाँ पे 2 रेनफोर्समेंट को ऐड किया गया है ना। एक रेनफोर्समेंट मान लेते हैं कि A है, A B है, A C है, A D है। 4 रेनफोर्समेंट को क्या किया गया, ऐड किया गया। 2 ही बार है, जब 2 बार है तो एक पार्टिकुलर लोकेशन पे 50% से ज़्यादा हम नहीं स्प्लाइस कर सकते, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मतलब एक पार्टिकुलर लोकेशन पे 2 बार में से एक ही बार को स्प्लाइस करेंगे, एक कंसेप्ट क्लियर है। तो देखिए इस पार्टिकुलर लोकेशन पे एक्सेस पे ये दोनों में से क्या करेंगे, है ना, ये दोनों में से किसी एक को ही हमको स्प्लाइस करना होगा। तो सिर्फ हम क्या किए, ए और बी को स्प्लाइस कर दिए, यहाँ पे, है ना। बहुत अच्छा। अब देखिए एक लोकेशन हम ले लेते हैं बाई, है ना। तो बाई पे अब क्या करेंगे, अब हम CD को स्प्लाइस कर देंगे, यहाँ पे और क्लियर होगा। क्योंकि हमें पता है कि किसी एक पार्टिकुलर लोकेशन पे हम 50% से ज़्यादा स्प्लाइस नहीं कर सकते, मतलब 2 बार है तो एक ही करेंगे ना, है ना। तो ठीक है, यहाँ पे एक कर दिए, है ना, इसको छोड़ दिए। अब यहाँ पे इसको कर देते हैं और इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पे स्प्लाइस कर दिए। बट इस दौरान जो दोनों स्प्लाइसिंग के बीच का जो डिस्टेंस होगा, सेंटर लाइन ऑफ स्प्लाइस से लेते हैं, ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ पे देखिए, ये जो डिस्टेंस होगा आपका क्या होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1.3 टाइम्स ऑफ लैप लेंथ होगा। 1.3 टाइम्स ऑफ लैप लेंथ होगा। लैप लेंथ तो आप कैलकुलेट कर ही लेंगे, अगर डायरेक्ट टेंशन के केस में होगा तो LD और 35 होगा, विजुअल मैक्सिमम, है कि नहीं। सो 1.3 टाइम्स से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, है ना। ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। कहता है व्हेन वार्स ऑफ 2 डिफरेंट डायमीटर, नाउ देयर इज अ क्वेश्चन इन योर माइंड, आपका माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए
कि सर बार यदि डिफरेंट डायमीटर का होगा तो फाई किसका लेंगे, डायमीटर किसका कंसिडर करेंगे, चूंकि आप बार बार बोल रहे हैं 35 है ना, तो फाई है जो कब क्या लेंगे, दोनों सेम डायमीटर है, देन देयर इज नो क्वेश्चन, है ना, तब तो आप कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। अगर डिफरेंट डायमीटर होगा तब कौन सा लेंगे, तो हमेशा हम बोले हैं कि हमेशा किस पे, जो मतलब वीक पोर्शन है उसको कंसिडर करते हैं ना, वीक है उसी को बचाना होता है डिजाइन में हमेशा, है ना, कमजोर को बचाना होता है ना। सो व्हेन बार्स आर ऑफ टू डिफरेंट डायमीटर आर टू बी स्प्लाइस्ड, जब डिफरेंट डायमीटर को स्प्लाइस करना हो, द लैप लेंथ शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्मॉलर डायमीटर। कौन सा कंसिडर करेंगे, सपोज कीजिए एक बार आपने 20 mm का लिया है, दूसरा आपने 25 mm का लिया है, तो कौन सा कंसिडर करेंगे, है ना, जब आप निकालेंगे LD और 35, है ना, इसमें जो मैक्सिमम होगा तो यहाँ पे फाई कौन सा होगा, फाई होगा 20 वाला, इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये है। तो एक एक चीज क्लियर होना चाहिए। व्हेन बार्स आर ऑफ टू डिफरेंट डायमीटर आर टू बी स्प्लाइस्ड, द लैप लेंथ शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्मॉलर डायमीटर, ऑन द बेसिस ऑफ स्मॉलर डायमीटर। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छा। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है, है ना। नेक्स्ट वन, अब देखिए, अब ध्यान से सुनना है ना, अब लास्ट होने वाला है। कहता है 9 पॉइंट, लैप स्प्लाइस एक्शन थ्रू डेवलपमेंट बॉन्ड, है ना। एक्चुअल में जब हम फोर्स लगाते हैं, दो बार को स्प्लाइस करने के बाद, जब हम फोर्स लगाते हैं, दिख रहा है स्प्लाइसिंग, है ना, दो बार को स्प्लाइस करने के बाद हम फोर्स लगाते हैं, तो उस फोर्स का एक्चुअल में नेचर कैसा होता है, मतलब कैसा मैकेनिज्म होता है, ट्रांसफर मैकेनिज्म, जो फोर्स ट्रांसफर होगा एक बार से दूसरे बार में, तो उसका मैकेनिज्म कैसा होगा, कैसे वो फोर्स को ट्रांसफर कर रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है, थ्रू बॉन्ड करेगा, थ्रू क्या करेगा, बॉन्ड के थ्रू क्या करेगा, फोर्स को ट्रांसफर करेगा, है ना, बॉन्ड के थ्रू क्या करेगा, फोर्स को ट्रांसफर करेगा। तो उसका एक्चुअल वेरिएशन कैसा होता है वो हम देखने जा रहे हैं ना। वो सी द केयरफुली, ये क्या है, बार 1, ये है बार 1, ये है बार 2, पहली बात। सेकंड थिंग 5 होना चाहिए, जो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 36 mm होना चाहिए। जब आप स्प्लाइसिंग कर रहे हैं तो 36 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, ठीक है, बहुत अच्छी बात। सेकंड थिंग, ये आपका जो स्ट्रेट लेंथ होता है, मैं पहले बता चुका हूँ, स्ट्रेट लेंथ का वैल्यू कितना होगा बताइए, मैक्सिमम स्ट्रेट लेंथ का वैल्यू कितना होगा, अभी तो बताया था, है ना, 15 फाई और 200 mm विच एवर इज लेस। ये स्ट्रेट लेंथ है, ये पोर्शन क्या है आपका, स्ट्रेट है, ये पोर्शन आपका क्या है, स्ट्रेट है, स्ट्रेट लेंथ 15 फाई और 200 mm विच एवर इज मैक्सिमम। अब देखिए, अब काफ़ी केयरफुली सुनना है, जब आप फोर्स लगाएंगे, यहां से P लगाएंगे, यहां से P लगाएंगे, है ना। अब देखिए जब आप फोर्स लगाएंगे, सपोज कीजिए ए बार 1 है, ए बार क्या है, O1 है, ए बार 1 है ना, ए बार 1 है। जब आप सपोज कीजिए 2 में, आप 2 पहले इधर से देखते हैं, है ना, यहाँ से आप देखते हैं, जब यहाँ से फोर्स लगाएंगे, तो ए क्या, यहाँ से आप फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होगा, यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होगा, है ना। और ए वाला एंड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होगा, ए एंड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होगा, मतलब सबसे निकट होगा, और ए एंड सबसे दूर होगा, तो यहाँ से क्या होगा, ए डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होगा, ए सबसे दूर होगा, तो यहाँ पर सबसे मिनिमम फोर्स होगा, अब धीरे धीरे क्या होगा, डेवलप होता जाएगा, है ना, बिल्डअप ऑफ बार 2 फोर्स थ्रू बॉन्ड, है ना, इस तरह से वैल्यू क्या होगा, बढ़ता जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है। सेकंड थिंग, इसका रिवर्स देखिए, इस बार के लिए यदि हम देखते हैं, बार 1 के लिए देखते हैं, तो क्या होगा, है ना, फॉल इन बार 1 फोर्स थ्रू बॉन्ड। यहाँ पे तो क्या था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस केस में मैक्सिमम होगा, इस केस में जब इधर से अब देखते हैं, यहाँ से जब देखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, है ना। धीरे धीरे क्या होगा, फोर्स का वैल्यू कमता जाएगा, जैसे जैसे हम कांटेक्ट से दूर जाते जाएंगे तो वैल्यू क्या होता जाएगा, कमता जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, यहाँ पे मिनिमम हो गया, और इस केस में यहाँ पे मिनिमम हो गया, है ना। तो क्या हो रहा है, एक बार में मैक्सिमम हो रहा है, दूसरा बार में मिनिमम हो रहा है, है ना। अगर दोनों को हम मिला दें तो क्या हो जाएगा, थ्रू आउट यूनिफॉर्म हो जाएगा।
जब दोनों को हम मिला देंगे तो थ्रू आउट क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा, और हम यही चाहते थे कि यूनिफॉर्म स्ट्रेस हो, है ना। सेकेंड थिंग, देखिए अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो क्या था, जनरली है जो लैपिंग कर रहे थे, है ना। लेकिन क्या इसके अलग तरीका भी है, लैप करने का कुछ अलग तरीका भी है, जिसको मैकेनिकल तरीका बोलते हैं, मैकेनिकल वे बोलते हैं, है ना। अब वो मैकेनिकल वे क्या क्या है देखिए, कहता है अदर मेथड ऑफ स्प्लाइसिंग, अदर मेथड ऑफ स्प्लाइसिंग, है ना। अदर मेथड क्या है, अदर मेथड है में एक मेथड आता है कपलिंग, क्या बोलते हैं उसको, कपलिंग बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या है, इसको कपलर बोलते हैं, इसको बोलते हैं कपलर, इसको बोलते हैं कपलर, है ना। अब इसमें क्या होता है, इनसर्ट थ्रेड होता है, इस कपलर के अंदर क्या होगा, थ्रेड होगा, और ये दोनों जो रेनफोर्समेंट दिख रहा इसमें आउटर साइड थ्रेड होगा, इसमें क्या होगा, आउटर थ्रेड होगा, गुना जिसको बोलते हैं आप, इसमें आउटर थ्रेड होगा, इसमें भी आउटर थ्रेड होगा, बाहरी थ्रेड होगा, है ना। लेथ मशीन में ले जाइए और थ्रेड बना दीजिए, है ना। और इसमें क्या होगा, इनर थ्रेड होगा, कपलर में क्या होगा, इनर थ्रेड होगा, इनर थ्रेड होगा, है ना। अब क्या करना है, इसमें आउटर थ्रेड है, इनर थ्रेड है, तो नट बोल्ट की तरह क्या हो जाएगा, कसा जाएगा, जैसे नट बोल्ट को टाइट करते हैं उस तरह से टाइट कर देते हैं। तो ये बार 1 है और ये बार 2 है, ये दोनों को क्या किए, कपलर के हेल्प से दोनों को जोड़ दिए, तो ये भी क्या हो गया, ये भी है जो लेंथ बढ़ाने का ही काम कर रहा है। स्प्लाइसिंग का मेन पर्पस क्या है, लेंथ को बढ़ाना, रेनफोर्समेंट के लेंथ को बढ़ाना, तो यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, आपको लेंथ को बढ़ा रहे हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया विद द हेल्प ऑफ कपलर, विद द हेल्प ऑफ कपलर, कपलर का हेल्प यहाँ पे ले रहे हैं। सेकंड थिंग इसको ध्यान से देखिए, ये भी क्या है, यहाँ पे देखिए एक रेनफोर्समेंट इधर से आया है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, एक रेनफोर्समेंट इधर से आया है, दूसरा रेनफोर्समेंट इधर से आया है, कुछ इस तरह से देखिए, इसको इसमें इसके अंदर इसको इंसर्ट कर दिए और इसको इसके अंदर इंसर्ट कर दिए, और यहाँ पे क्या होता है, इससे टाइट कर दिए, इससे क्या कर देते हैं, टाइट कर देते हैं। तो एक तरीका ये है, ये सब आपका मैकेनिकल तरीका हो गया, ये सब क्या है आपका मैकेनिकल तरीका हो गया, है ना, ये सब आपका मैकेनिकल तरीका हो गया। चलिए यस, है ना, एक कपलर में आपका इनर थ्रेड होगा, यहाँ पे इनर थ्रेड होगा, इसमें आउटर थ्रेड होगा, ठीक है। एक तरीका तो हो गया, तो यहाँ पे थ्रेड बनाने की जरूरत नहीं है, इस तरह से मतलब एक क्लैंपो आता है, उसको क्लैंप के हेल्प से क्या कर देते हैं, उसको इस तरह से देखिए, 1 1 2 और इसको इस तरह से क्या कर दी, क्लैंप कर दी, इस तरह से इसको क्लैंप कर दी, है ना। सेकंड थिंग, लास्ट वन हो गया, है ना। सो ये तो था ओवरऑल पूरा डिटेल में हम लोग पढ़े स्प्लाइसिंग के बारे में, है ना। कल हम लोग देखेंगे कर्टेलमेंट ऑफ बार, और उस पर फिर है जो हम एंकरेज बॉन्ड जितना भी पढ़े हैं उस पर हम लोग कल न्यूमेरिकल करेंगे, डेफिनेटली कल है जो न्यूमेरिकल हमको करना है ना, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आपका एक न्यूमेरिकल आना ही आना है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, कर्टेलमेंट ऑफ बार से, है ना, कितना हमें लैप लेंथ प्रोवाइड करना है, कितना हमें डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करना है, ये सब पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, है ना। सो कर्टेलमेंट ऑफ बार पढ़ेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उस पर क्वेश्चन करेंगे, तो कल न्यूमेरिकल सेशन होगा थ्रू आउट द क्लास। सो उसके बाद है जो हम लोग टी बीम और एल बीम है जो स्टार्ट करेंगे, टी बीम और एल बीम है जो मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में टी बीम और एल बीम स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद आपका फिर है जो स्लैब स्टार्ट हो जाएगा, है ना, स्लैब और कॉलम है जो स्टार्ट करेंगे उसके बाद। तो 5 to 6 क्लास में जो ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन, आई होप ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड द सेशन। और यदि लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो लेक्चर को आप लाइक करना ना भूलें, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड के साथ है जो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा है जो आप शेयर करें, बिकॉज दिस इज़ द ओनली थिंग दैट यू कैन डू फॉर मी, है ना। यही एक तरीका है जो आप हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, है ना। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा है जो आप नीस एजुकेशन को फ्रेंड को प्रीफर कीजिए, अपने फ्रेंड को, है ना। कल देखते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन इसका। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।